दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम इंश्योरेंस के जो चैप्टर्स हैं वो आपको पढ़ाएंगे ताकि आप इंश्योरेंस में आसानी से डिप्लोमा कर पाएँ। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। मेरा नाम है आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो लाइसेंस की तैयारी के लिए हमें 3 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं। आज पहला सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। तो देखते हैं कि इस सब्जेक्ट में हमें क्या क्या कवर करना है। तो इस सब्जेक्ट में टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 2 एनेक्सर्स हैं। तो 11 वीडियोज हम इस पे बनाएंगे। जो पहला टॉपिक है, जो पहला चैप्टर है हमारा, वो है रिस्क मैनेजमेंट का। तो देखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट क्या है। साथियों, रिस्क मैनेजमेंट जैसा कि नाम से हम समझ सकते हैं कि रिस्क को किस तरह से मैनेज करना है, उसको मैनेज करने की टेक्निक्स क्या हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है। इन्हीं सब चीज़ों पर रिस्क को रिटेंशन करना है या उसको पास ऑन करना है, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें आता है पेरिल क्या है। पेरिल इज द कॉज ऑफ लॉस। एनीथिंग दैट कॉजेज द लॉस इज अ पेरिल। जो भी लॉस की वजह बन सकता है वो पेरिल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फायर, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सारे क्या हैं? ये पेरिल है। फिर ये पेरिल है तो फिर रिस्क क्या है? पेरिल कैन कॉज डैमेज टू एन एसेट। जब किसी पेरिल से, सपोज अर्थक्वेक से बिल्डिंग डैमेज होती है तो हम क्या कहते हैं? We say that the asset is exposed to the risk, कि ये जो एसेट है वो रिस्क के लिए एक्सपोज है, यानी कि रिस्क उसमें बिल्डिंग पे है। रिस्क क्या है? रिस्क इज अनसर्टेनिटी ऑफ आउटकम। रिस्क वो चीज है जिसके बारे में हमको पता नहीं होता कि ये बिल्डिंग पे अर्थक्वेक आएगा तो गिरेगी नहीं गिरेगी, क्या होगा, दैट इज रिस्क। अब मिसाल के तौर पे कोई समुद्र के किनारे रहने वाले लोग हैं तो उनको क्या रिस्क है? उनको रिस्क है कि वहां पे हाई टाइड आ सकती है, बाढ़ जैसी सिचुएशन हो सकती है, तो वो उनको रिस्क है। लेकिन अगर कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है तो उसको बाढ़ का रिस्क नहीं है। वहां उसको क्या रिस्क है कि हो सकता है कि वो लैंडस्लाइड हो जाए, चट्टान गिर जाए, खिसक जाए और उसकी वजह से उसको लॉस हो जाए। रिस्क को हम 5 कैटेगरी में क्लासिफाइड कर सकते हैं, 5 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला है क्रिटिकल और कैटास्ट्रोफिक रिस्क। ये क्या होता है? एक ही इवेंट से, एक कोई इवेंट हुआ और उससे बहुत ज्यादा लोग सफर कर गए। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ और उसमें बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग डेथ कर गए, तो ये क्या कहलाएगा? क्रिटिकल और कैटास्ट्रोफिक रिस्क। दूसरा होता है फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क। अब फाइनेंशियल रिस्क क्या है? फाइनेंशियल रिस्क वो है जो क्वांटिफाइड कर सकते हो आप, यानी कि जो जिसका हिसाब किताब आप लगा सकते हो। सिंपल भाषा में बोलूं तो उसे कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। नॉन फाइनेंशियल रिस्क क्या है? कि कोई फाइनेंस का प्रॉब्लम नहीं आया, उस तरह की कोई रिस्क नहीं था, बट आपकी हेल्थ खराब हो गई, तो वो क्या है? वो है नॉन फाइनेंशियल रिस्क। फिर आगे आता है नंबर 3 पे फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। अब फंडामेंटल रिस्क क्या है? फंडामेंटल रिस्क उसको कहेंगे कि एक ही रिस्क में बहुत सारे लोग अफेक्ट हो जाएं। मिसाल के तौर पे कि कहीं अर्थक्वेक आ गया। अब अर्थक्वेक के वजह से बहुत सारे मकान वहां ढह गए, गिर गए, लोगों की डेथ हो गई, तो क्या कि बहुत सारे लोग उसको सफर कर गए, इसलिए वो हो गया फंडामेंटल रिस्क। इसके अब पार्टिकुलर रिस्क क्या है? पार्टिकुलर रिस्क ये है कि किसी एक इंडिविजुअल के घर में थेफ्ट हो गया, राइट? अब थेफ्ट हुआ तो ये हो गया पार्टिकुलर रिस्क। फिर आता है 4 नंबर पे डायनामिक एंड स्टैटिक रिस्क। अब डायनामिक रिस्क क्या है? डायनामिक रिस्क है कि जो आपकी इकोनॉमी है उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइस का लेवल ऊपर नीचे हो गया, कंज्यूमर का टेस्ट बदल गया, फैशन आ गया, वो जो चीज आपने बनाई थी वो आउट ऑफ फैशन हो गई, इनकम कम ज्यादा हो गई। तो ये क्या है? ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं डायनामिक रिस्क के। अब स्टैटिक रिस्क क्या है?
स्टैटिक रिस्क में कोई इकोनॉमी में चेंज नहीं होता है, बट उसके बावजूद भी एक बंदा को फाइनेंशियल लॉस होता है। मिसाल के तौर पे एक आपका एम्प्लॉय है, वो बेईमान निकल आया, उसने कुछ आपसे आपके ड्रॉ से कैश चुरा लिया या कुछ इस तरह का डाटा चोरी करके आपको प्रॉब्लम में डाल दिया, या कोई आपकी एसेट उसने चोरी से बेच दी, तो ये सारे क्या हैं, ये स्टैटिक रिस्क की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद है 5 नंबर पे स्पेकुलेटिव एंड प्योर रिस्क। अब स्पेकुलेटिव रिस्क क्या है? स्पेकुलेटिव रिस्क कहते हैं कि उसमें लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप हॉर्स ट्रेडिंग में पैसा लगाते हो, आप जुआ खेलते हो, आप लॉटरी लगाते हो, तो ये सारे क्या हैं, स्पेकुलेटिव रिस्क। अब स्पेकुलेटिव रिस्क का इंश्योरेंस नहीं होता है। दूसरा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या है? जिसमें सिर्फ नुकसान होने के चांस होते हैं, फायदा होने के चांस नहीं होते हैं, उनको कहते हैं प्योर रिस्क। प्योर रिस्क में क्या क्या आता है? फायर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, उसमें लॉस ही होना है, फायदा तो किसी को होना नहीं, तो इसलिए उनको कहते हैं प्योर रिस्क। फिर आता है हजार्ड्स। हजार्ड्स किसे कहते हैं? हजार्ड्स कहते हैं, सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, कि कोई भी पेरिल जब आया और उसको किसी दूसरे कारक ने बढ़ा दिया। मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री में फायर हो गई, आग लगी हुई है, साइमल्टेनियसली फैक्ट्री में कोई पटाखा रखा हुआ था, उसमें ब्लास्ट हो गया, उसकी वजह से आग और तेजी से फैल गई, बल्कि आसपास फैल गई, तो ये जो पटाखा है ये हजार्ड्स कहलाएगा। मतलब इसकी वजह से फायर स्प्रीड हो गई, फायर बढ़ गई। तो ये अब ये हजार्ड्स 2 तरह की होती हैं, एक होता है फिजिकल हजार्ड्स और एक होता है मोरल हजार्ड्स। अब फिजिकल हजार्ड का जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पटाखा था, उसकी वजह से फायर बढ़ गई, या शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लग गई, तो शॉर्ट सर्किट ने उसको आगे बढ़ा दिया, तो वो फिजिकल हजार्ड्स की एग्जांपल से। मोरल हजार्ड क्या है? मोरल हजार्ड है सिंपल सी बेईमानी, कि किसी के दिल में बेईमानी आ गई और उसने गलत इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनी को दी, या फिर अपना क्लेम बढ़ा के लेने की कोशिश की, या अपना फर्जी क्लेम उसने प्राप्त करने की कोशिश की, तो वो आ गया मोरल हजार्ड्स। इसी तरह से एक होता है मोरल हजार्ड्स। बंदे की इंटेंशन तो ठीक थी, डिसऑनेस्ट नहीं था, बट लापरवाह था, लापरवाही की वजह से उसका क्लेम बढ़ गया। गाड़ी चलाता था सपोज, तो उसने उसका रखरखाव नहीं किया, तो क्या हुआ, उसका क्लेम आ गया, तो क्लेम बढ़ गया, इंश्योरेंस कंपनी को ज्यादा लॉस हुआ। तो ये आते हैं मोरल हजार्ड्स की कैटेगरी में। आगे बढ़ते हैं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन एनालिसिस। रिस्क मैनेजमेंट में रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिस्क को आइडेंटिफाई करिए, उसके बाद फिर उसको एनालाइज किया जाता है कि रिस्क को अभी हम एनालाइज करते हैं और फिर इसको हम मेजर करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल लॉस जो होता है वो 0 से लेके और टोटल लॉस तक हो सकता है। सपोज कोई गाड़ी एक्सीडेंट हुई, माइनर सा स्क्रैच आ गया, कुछ भी लॉस नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया तो पूरी की पूरी गाड़ी डैमेज होगी, तो वो टोटल लॉस हो गया। टोटल लॉस में क्या क्या मिलता है, जैसे रिपेयर या रिप्लेसमेंट, ये इसके अलावा होता है कॉन्सिक्वेंशियल लॉसेस, उसके बाद के लॉस। सपोज आपकी फैक्ट्री में फायर हो गया, फायर के बाद मशीनरी जल गई, इसके साथ साथ आपका जो बिजनेस चल रहा था, जो फैक्ट्री चल रही थी, वो ठप होने की वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस भी हुआ, आपकी इनकम खत्म हो गई। तो ये क्या है, ये कॉन्सिक्वेंशियल लॉस है, यानी कि जो ये लॉस हुआ है उसके बाद जो चीजें होती हैं, डेवलप जो होती है, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस। यानी कि लॉस होने से कुछ अलग से भी दूसरे लॉस भी होते हैं। एक फायर हुआ फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री की मशीनें जली, लेकिन इसके साथ साथ आपकी इनकम भी खत्म हो गई, तो वो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस की कैटेगरी में आता है। अब इसको नापते कैसे हैं? तो एक होता है मैक्सिमम पॉसिबल लॉस, कि मैक्सिमम पॉसिबल लॉस क्या हो सकता है, और दूसरा होता है प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस, PML, और एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरिल स्ट्राइकिंग, कि एक पेरिल, मान लो फायर
कितने गोडाउन में हो सकती है, कितनी बार हो सकती है, इसको एक मेजर किया जाता है। और एक फायर में कितना लॉस हो सकता है, तो वो हो गया हमारा एमपीएल। तो प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस को किस तरह से निकालते हैं, एमपीएल मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरिल, यानी कि ये जो पेरिल है फायर, जैसे मैंने कहा, वो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी उसके आने के चांसेस कितने हैं, इसको गुणा करके हम निकालते हैं प्रोबेबल मैक्सिमम लॉस। इसके बाद आता है कि रिस्क को हमने ढूंढ लिया कि भाई यहां पे रिस्क है, देयर इज रिस्क, फिर उसको हमने आइडेंटिफाई किया, राइट। उसके बाद फिर हम इसको क्या क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको क्या रिटर्न करना है या इसको ट्रांसफर करना है। तो रिस्क का जो कैटेगरी है वो बेसिकली हम 5 चीजों में डिवाइड करते हैं। उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी उसको रोक सकते हैं, फिर हम देखते हैं क्या हम रोक नहीं सकते तो क्या उसको कम कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसको रिटर्न करना है, इसको ट्रांसफर करना है, कि रिस्क को अपने ऊपर लेके चलना है या इसको किसी और को ट्रांसफर करना है। अगर रिस्क को रिटर्न करना है, यानी कोई रिस्क आपके सामने है लेकिन उसको आपको रिटर्न करना है, तो उसकी कोई रिस्क अगर आएगा, कोई लॉस आएगा, तो उसकी भरपाई कैसे करोगे आप? तो 2 तरीके से होगी उसकी भरपाई। या तो आप जो आपका बिजनेस चल रहा है उसी में से पैसा लगाओगे, या फिर आप एक स्पेसिफिक फंड उसके लिए जनरेट करोगे। तो ये 2 तरह से आप मैनेज करते हो। रिस्क रिटेंशन की बात कर रहा हूं। अब आता है रिस्क ट्रांसफर। अब रिस्क ट्रांसफर क्या है? अब आप रिस्क को फाइनेंस कर सकते हो। रिस्क फाइनेंस का मतलब क्या हुआ कि आप इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प लेके आप उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो। उस रिस्क को आपने ट्रांसफर कर दिया एक तरह से, बल्कि इसको कहेंगे रिस्क फाइनेंसिंग। आपने रिस्क को जो है ना फाइनेंस कर दिया। अब ये जो प्रिवेंशन वाली बात है कि रिस्क को हम कैसे खत्म कर सकते हैं। सपोज मुझे कोई गोडाउन में कुछ माल रखना है, मैं नहीं रखता तो बिल्कुल ही अवॉइड हो गया। अब मुझे माल रखना है, अब रिस्क को रिड्यूस करना है, तो इन्वेंट्री मैं एक जगह नहीं रखूंगा। समझ रहे हैं आप? मैं इन्वेंट्री को, जो मेरा सामान है गोडाउन में, मैं डिफरेंट लोकेशन पे उसको रखूंगा, डिफरेंट जगह पे रखूंगा। तो मैं क्या कि रिस्क को मैंने रिड्यूस कर लिया। अब मुझे रिटर्न करना है। रिटर्न करना है तो मैं 2 तरीके से रिटर्न करूंगा। या तो जो मेरा इनकम हो रही है उसी में से उसको मीट आउट करूंगा, कोई लॉस आ गया, या फिर मैं उसको ट्रांसफर कर दूंगा इंश्योरेंस कंपनी को रिस्क ट्रांसफर के जरिए। लॉस रिडक्शन में क्या कर सकते हैं हम कि उसको सेपरेट कर सकते हैं। कोई इन्वेंट्री है उसको 2 जगह रख सकते हैं, 3 जगह रख सकते हैं। तो क्या हमने रिस्क को रिड्यूस कर लिया। और क्या कर सकते हैं हम कि कुछ गैस सिलेंडर है सपोज, उस पर हमने कुछ लेबल लगा दिया कि इससे दूर रहना है, ये ज्वलनशील है, इससे दूर रहना है। इस तरह से हम लोगों को वार्न कर सकते हैं ताकि रिस्क हमारा रिड्यूस हो जाए। डुप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आपने देखा है कि जो डाटा है हमारा वो एक ही लोकेशन पे स्टोर नहीं रहता है, कई सारे लोकेशन पे स्टोरेज उसका होता है। इसी वजह से होता है कि अगर एक लोकेशन पे फायर हो गया तो कम से कम बाकी लोकेशन पे वो डाटा आप रिस्टोर कर सकते हो। फिर डाइवर्सिफिकेशन है। आपने डाइवर्सिफाई कर दिया रिस्क को, बहुत सी जगहों पे डिवाइड कर दिया आपने, बहुत से टुकड़ों में बांट दिया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन हो गया। अब रिटेंशन एंड ट्रांसफर आर रेफर्ड टू एज रिस्क फाइनेंसिंग टेक्निक। जैसे मैंने आपको बताया था कि या तो आप रिटेंशन कर रहे हो यानी कि रिस्क खुद ले रहे हो, या आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर रहे हो या किसी और थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो। अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर नहीं कर रहे हो तो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका किराएदार है कोई जिसको आपने रेंट पे मकान दिया है। अब आप उससे एग्रीमेंट कर लेते हो कि अगर फायर हो गया, कुछ लॉस कर दिया आपने, तो आप हमको कंपनसेट करोगे। तो ये क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया, रिस्क ट्रांसफर। अब जो ये रिस्क है, रिस्क रिटेंशन समझते हैं कि इंडिविजुअल वाले केस में क्या होगा। इंडिविजुअल बोले तो एक आदमी है, कंपनी नहीं है कोई। उस केस में रिस्क रिटेंशन का क्या होगा? रिस्क रिटेंशन ये हो सकता है कि बंदा अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी ले लेता है तो उसने रिस्क को ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ, लेकिन वो नहीं लेता है, इसका मतलब वो रिस्क को रिटेन किए हुए है,
यानी कि रिस्क उसका ऑलरेडी है। अब ऐसी कंडीशन में उसकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में उसकी वाइफ जो होगी वो कोई नया स्किल सीखेगी, काम करेगी, कुछ उसकी सपोज मोटरसाइकिल या कार है जो कि उनके लिए लेस इंपॉर्टेंट है तो वो उसको बेचेंगे, उनका घर है, अच्छा घर है, उसको बेच के कोई छोटे घर में जाएंगे। तो ये सारे काम उनको करना पड़ेंगे। एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं, उसमें डिस्टरबेंस होगी। तो ये सारे के सारी चीजें होंगी अगर वो रिस्क को रिटेन करता है तो ये था पहला वीडियो हमारा जिसको हमने कवर किया है रिस्क मैनेजमेंट में। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा? मेरी कोशिश है कि मैं सरल भाषा में आपको इंश्योरेंस पढ़ा दूं ताकि आप इंश्योरेंस में डिप्लोमा आसानी से कर सकें। आप हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए ताकि जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो आता रहे, आप इसको देखते रहें और आप इंश्योरेंस के बारे में पूरी की पूरी नॉलेज लेकर इंश्योरेंस में डिप्लोमा हासिल जल्दी से जल्दी करें। मेरी यही कोशिश है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।